रुद्राज के एक हाथ में लाइटर था जो फाइल को जला रहा था और दूसरे हाथ में सिगरेट जिसे वो अपने होठों में दबाते हुए कस भर रहा था। और धुआं अगले ही पल सीधा अग्रिम के चेहरे पर आया। अग्रिम की आंखें बड़ी हो गईं। पूर्वी के चेहरे के भी होश उड़ चुके थे और नैना पहले तो हैरान हुई, लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को नॉर्मल किया और उसके होठों पर मुस्कुराहट झलकने लगी। अग्रिम ने जिस फाइल पर नैना के साइन करवाए थे वो फाइल अब जल चुकी थी। अपने हाथों पर एक सिक महसूस करते ही अग्रिम ने वो फाइल छोड़ी और फिर रुद्राज की तरफ देखते हुए बोला, तुम जिंदा हो? रुद्राज साइकियाट्रिस्ट स्माइल करते हुए बोला, अगर भूत प्रेत सच में होते तो मैं तुम्हें कह सकता था कि नहीं, मैं मर चुका हूँ। लेकिन रुद्राज सिंघानिया फालतू बात नहीं करता। नैना अपनी जगह से खड़ी हुई और जल्दी से जाकर रुद्राज के सीने से जा लगी। पूर्वी के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। वहाँ अभिमान की भी आंखें बटी की फटी रह गई थीं। अग्रिम अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तो ये सब तेरा प्लान था? रुद्राज ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपनी लिटिल गर्ल्स को अपने सीने में लगाने में बिजी था। वो उसके बालों को सहलाते हुए नैना से बोला, काम डाउन लिटिल गर्ल, सिंघानिया पहले जाकर करेंगे ना रोमांस, अभी इतनी उतावली क्यों हो रही हो? उसकी बात सुनकर नैना उससे अलग हुई और बोली, अभी भी आपको रोमांस सूझ रहा है? आपको पता है इन लोगों ने मेरा क्या हाल किया है? मुझे यहाँ पर बोलते ही उसने अपना गाल रुद्राज के आगे कर दिया। आगे उससे कुछ बोला ही नहीं गया। रुद्राज ने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके लाल गाल को देखकर उसकी मुट्ठियाँ कस गईं। तभी अचानक से उसने अपने हाथ आगे किया और उससे डंडे को रोका जो अग्रिम उसके सिर पर मारने वाला था। रुद्राज को नैना के साथ बिजी देखकर अग्रिम ने पीछे खड़े लड़कों को इशारा किया और उनमें से एक लड़की ने उसे डंडा पकड़ा दिया था और वो उस डंडे से रुद्राज को मारने की सोच रहा था। लेकिन रुद्राज को मारना इतना ही आसान होता तो क्या ही होता। रुद्राज ने पलटकर अग्रिम की तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त बेहिसाब जल रही थीं। रुद्राज ने उस डंडे को हल्का सा नीचे किया और अपने घुटने से तोड़ दिया। वो डंडा तो काफ़ी मजबूत था, जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन रुद्राज ने बड़ी ही आसानी से उसे तोड़ दिया। अग्रिम गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि जो पैदा ही धोखे और झूठ से हुआ हो उसकी ज़िंदगी भी तो झूठी होगी। अपनी मौत का तांडव खेल कर तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम ज़्यादा शातिर हो? नहीं रुद्राज सिंघानिया, तुम निहायत ही बेवकूफ़ हो, क्योंकि अब तुमने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। यहाँ तुम आए हो तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे सिर्फ मेरी मर्जी से। रुद्राज हंसा और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा पाओगे? पिछले 5 सालों से तुम लगातार कोशिश कर रहे हो मेरे पास पहुंचने की, मुझे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन आज तक सिवाय हार के तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम आज कुछ हासिल कर लोगे?
अग्रिम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, हासिल तो मैं करूँगा, बहुत कुछ करूँगा। सिंघानिया का सब कुछ सिर्फ मेरा है, जो तुमने मुझसे छीन लिया, और अब तुम्हें मार कर मैं वो सब कुछ हासिल करूँगा। उसकी बात सुनते ही रुद्राज हंसने लगा। वो उसके करीब हुआ और अग्रिम के कंधे अपना हाथ रखते हुए बोला, कुछ इंसान गलत होते हैं और कुछ गलत फहमी में होते हैं, और तुम में ये दोनों ही बातें हैं। तुम इंसान भी गलत हो और बहुत बड़ी गलत फहमी में भी हो। अग्रिम ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से झटकारा और उसके मुंह पर पंच मारने लगा, लेकिन रुद्राज ने उसका हाथ पकड़ा और बुरी तरह से मरोड़ दिया। अग्रिम दर्द से चिल्लाया। रुद्राज ने अभिमान की तरफ देखा और बोला, वैसे इस इंसान से मुझे कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी लिटिल गर्ल्स यहाँ पर सिर्फ इस इंसान के लिए आई है। मतलब मेरी लिटिल गर्ल्स के लिए ये इंसान इम्पोर्टेंट है, तो मुझे भी यहाँ आना ही था। और जिस इंसान की वजह से मेरी लिटिल गर्ल्स की आंखों में आंसू आए, उसे भला मैं नज़रअंदाज कैसे ही कर सकता हूँ। अग्रिम गुस्से से बोला, तो आज तू और तेरी लिटिल गर्ल्स दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। बोल कर वो एक बार फिर से रुद्राज की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर मारने को हुआ, लेकिन रुद्राज ने पहले ही अपना पैर उसके पेट पर मारा और अग्रिम जाकर दूर गिरा। उतनी ही फुर्ती से अग्रिम एक बार फिर उठा और रुद्राज की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मैं तुझसे हार नहीं सकता। बोलते उसने अपना पंच रुद्राज के मुंह पर मारना चाहा, लेकिन रुद्राज ने अपने हाथ से उसकी मुट्ठियों को पकड़ा और बोला, मेरी लड़ाई तुझसे है नहीं, क्योंकि जिन लोगों में दिमाग ना हो उन लोगों से लड़ने में भी रुद्राज को इंटरेस्ट नहीं आता। तू एक गलत फहमी में जी रहा है तो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। बोलते उसने अग्रिम को दूर झटका। अग्रिम और ज़्यादा गुस्से से चिल्लाया, गलत फहमी में नहीं हूँ मैं, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। जो सब कुछ मेरा होना चाहिए था वो सब कुछ तेरे पास है। सिंघानिया का नाम, प्रॉपर्टी, रुतबा, हर एक चीज़ जो मेरी होनी चाहिए थी वो तूने मुझसे छीन लिया। रुद्राज हंसा और बोला, क्या तेरे पास इस बात का कोई प्रूफ है कि मैंने तुझसे तेरा कुछ छीना है? अग्रिम गुस्से और दर्द से मिले जुले भाव से बोला, हाँ प्रूफ है। अमन सिंघानिया, उसका बेटा हूँ मैं, लेकिन कभी मुझे मेरा हक नहीं मिला। मेरी माँ को कभी उसने अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि तेरी माँ मानवी ने उसे अपने चुंगल में फंसा लिया, जिसकी वजह से मेरे बाप ने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ पागल हो गई सिर्फ और सिर्फ अमन सिंघानिया की वजह से। कितना प्यार करती थी वो उससे, लेकिन उसने किसे चुना, तुझे और तेरी माँ को। बोलते हुए अग्रिम ने अपनी उंगली रुद्राज की तरफ पॉइंट की। रुद्राज जो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल था, अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा, पर फिर भी वो बेहद शांत लहजे में बोला, इसलिए तूने अमन सिंघानिया को जान से मार दिया? उसकी बात सुनकर अग्रिम के होश उड़ गए। पूर्वी भी हैरानी से उन दोनों की बातें सुन रही थी। कुछ पल बाद अग्रिम हंसा और बोला, तो तुझे ये बात भी पता चल ही गई
अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मारा मैंने अमन सिंघानिया को, क्योंकि उस धोखेबाज को मैं कैसे जिंदा रहने दे सकता था, जिसकी वजह से मेरी माँ पागल हो गई और मुझे गरीबी में जीना पड़ा। वो मर गया, लेकिन जाते जाते वो अपना सब कुछ तेरे नाम कर गया। पर अब तू मरेगा और मुझे जो चाहिए वो मैं तुझसे लेकर रहूँगा और वो मुझे मिलेगा भी। रुद्राक्ष अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसकी बात आराम से सुन रहा था। नैना ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया था। उसने अभिमान की तरफ देखा जो अभी भी दर्द से करहा रहा था। वो जल्दी से भागकर उसके पास गई। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, तो तुझे लगता है कि मुझे और मेरे डैड को मार कर तू हमारी प्रॉपर्टी को हासिल कर लेगा? अग्रिम ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हाँ ऐसा ही होगा। बोलते उसने अपनी कमर में से गन निकाली और रुद्राक्ष की तरफ पॉइंट कर दी। रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रुद्राक्ष की तरफ गन पॉइंट होते देख नैना की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से चिल्लाई, सोचना भी मत अग्रिम, वरना मैं तुम्हें जिंदा। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, काम डाउन लिटिल गर्ल, मैंने तो तुम्हें बोलना सिखाया था, तुम तो दहाड़ने लगी हो। नैना उसे देखते हुए बोली, आप इतना काम कैसे रह सकते हैं? ये इंसान आपकी तरह गन पॉइंट कर रहा है और आप इतने शांत। रुद्राक्ष उसकी बात सुनते हंसा और बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कुत्ते और शेर में क्या फ़र्क होता है। कुत्ता सिर्फ और सिर्फ भौंकना जानता है और शेर को शिकार करने से पहले चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं होती। बिल, अगर तुम्हारी औकात मुझे मारने की होती तो तुम 5 साल पहले ही तुम ये किस्सा ख़त्म कर चुके होते, पर तुम्हें हर बार नाकामी मिली, क्योंकि रुद्राक्ष सिंघानिया की जान लेना इतना आसान नहीं कि कोई भी आए और उसे मार कर चला जाए। खैर ये बात तो है रुद्राक्ष सिंघानिया की, अब मैं तुम्हें औकात दिखाता हूँ। बोलते हुए रुद्राक्ष अग्रिम की तरफ इशारा करता है। अग्रिम ने अपने हाथों में गन पकड़ रखी थी। रुद्राक्ष को अपने पास आते देख उसका हाथ थोड़ा सा कांपने लगा। रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रुद्राक्ष बिल्कुल उसके करीब पहुंचा। अग्रिम ने उसके ऊपर गोलियां चलानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उस गन को पकड़ ली और नीचे ज़मीन पर फेंक दी। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने मेरे पीछे क्या क्या किया है और तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है? उसकी बात सुनते ही अग्रिम के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ रहे थे। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने जो भी किया है सब माफ, क्योंकि पागलों को मैं ज़्यादा मुंह नहीं लगाता, लेकिन वो पागल अगर मेरी लिटिल गर्ल्स को तकलीफ़ दे तो मैं पागलों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। बोलते हुए ही उसने अपनी मुट्ठियों को जोर से कसा और अग्रिम के मुंह पर मारा। अग्रिम का गाल एक तरफ लटक गया और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। वह संभलता उससे पहले ही एक पंच रुद्राक्ष ने और बनाया और उसके दूसरे गाल पर जड़ दिया। अग्रिम की दर्द से चीख निकल गई। उस खाई में उसके चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी।
रुद्राक्ष ने उसके गिरेबान से पकड़ा और बोला, तुमने मेरे साथ और मुझसे जुड़े लोगों के साथ कुछ भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी लिटिल गर्ल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की। बोलते हुए रुद्राक्ष के सामने वो पल घूम रहा था जब ऑफिस में अग्रिम नैना को छू रहा था। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने अपना सर अग्रिम के सर पर जोर से मारा। अग्रिम ने उसके कंधे पर अपने हाथ रख उसे पीछे ढकेलना चाहा, लेकिन रुद्राक्ष ने उसके सर को दोनों तरफ से अपने हाथों में पकड़ा और जोर जोर से उसके सिर पर अपना सिर मारने लगा। रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं ही रख रहा था और जिस तरह से वो उसे मारे जा रहा था, न सिर्फ अग्रिम को बल्कि रुद्राक्ष को भी लग रही थी। नैना जल्दी से उनकी तरफ भागी और रुद्राक्ष को पीछे करने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने एक नज़र नैना को देखा और बोला, स्टे अवे लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसके चेहरे पर हद दर्जे का गुस्सा दिखाई दे रहा था। नैना उसे देखते ही रह गई। पूर्वी जल्दी से आगे बढ़ी और अग्रिम और रुद्राक्ष के बीच आने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्राक्ष अभी भी अग्रिम को मारे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया हो, लेकिन वो दीवाना है क्या वो बेकाबू ना हो। इतने दिनों से उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने हर पल वो पल घूम रहा था जब जब अग्रिम ने नैना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो यूं ही लगातार उसके सिर पर मारता रहा जब तक अग्रिम नीचे ज़मीन पर नहीं गिर गया। उसके गिरने के बाद नैना जल्दी से रुद्राक्ष के पास आई और उसके सिर की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्राक्ष, आपके सर से खून। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो रही थीं। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में थामा और बोला, एक किस हो जाए। उसकी बात सुनकर नैना हैरान रह गई। इतने गंभीर माहौल में वो किस करने की सोच भी कैसे सकता है, लेकिन रुद्राक्ष तो ठहरा रुद्राक्ष। उसके दिल में कोई ख्वाहिश आए और वो पूरी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। नैना कुछ सोचती या फिर उसे जवाब देती, उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपने हाथ थोड़े और कस दिए और उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया। नैना एकदम शॉक्ड रह गई। अग्रिम दर्द से कराहते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था। वहीं पूर्वी का सारा ध्यान तो अग्रिम पर था। वो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। नैना ने अपने होठों को रुद्राक्ष के होठों से छुड़वाना चाहा, क्योंकि अभी उसे अभिमान को संभालना था। अभी अग्रिम को भी सबक सिखाना बाकी था, लेकिन रुद्राक्ष के लिए तो पहले अपने दिल की चाहत पूरी करना जरूरी था। वो उसे ही फैसनेट होकर नैना के होठों पर अपनी दीवानगी जाहिर कर रहा था। कुछ देर बाद नैना ने भी खुद को ढीला छोड़ दिया था और उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। आखिर वो भी खुद को कब तक रोक सकती थी। रुद्राक्ष के लिए पागल तो वो भी उतनी ही थी जितना कि रुद्राक्ष। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, मूवी चाहे कोई भी हो, इंटरवल जरूरी होता है। बोलते उसने अपनी आई
की और वापस से अग्रिम की तरफ देखने लगा, जो अभी भी गुस्से से कांप रहा था। रुद्राक्ष ने उसकी जो हालत की थी उसे समझने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ही था, लेकिन अब अग्रिम अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोला, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना? तुझे लगता है ये मूवी चल रही है? तो अभी अभी वो बोल ही रहा था कि रुद्राक्ष उसके पास आया और बोला, मूवी मैंने नहीं चलाई, मूवी तो तेरे दिमाग में चल रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें सही स्क्रिप्ट बताऊंगा। वो स्क्रिप्ट जो तुम्हारी ही लिखी हुई है और उसमें किरदार सभी मेरे अपने हैं, तो मुझे तो उसे स्क्रिप्ट को जानना ही था। रुद्राक्ष बोल रहा था और अग्रिम कहीं न कहीं उसकी बातों का मतलब समझ रहा था, तो वो कहीं अभी भी उसे हैरानी थी। रुद्राक्ष उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, तो तुम्हारा कहना है कि सिंघानिया से जुड़ा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुम अमन सिंघानिया मतलब मेरे डैड की इकलौते जायज औलाद हो। खैर, जायज और नाजायज इस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले ये बताओ कि वो औलाद ही क्या होती है जो अपने ही बाप को मार दे। उसकी बात सुनकर अग्रिम के होश उड़ गए। आज से 5 साल पहले उसने अमन सिंघानिया का मर्डर किया था, जो कि ये वेल प्लान मर्डर था। उस अमन सिंघानिया से बेहद नफरत थी, इसलिए उसने एक कार एक्सीडेंट में उनका मर्डर करवाया था। वो एक्सीडेंट जो उस गाड़ी के साथ हुआ था जिसमें नैना, उसकी माँ मीना शर्मा और नैना का भाई आशु शर्मा थे, जब वो लोग मुंबई छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे। रुद्राक्ष की बातें सुनकर सिर्फ अग्रिम नहीं बल्कि नैना के होश भी उड़े हुए थे। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई अपने ही बाप को मार दे और फिर जाकर उसी की प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करे, ऐसी औलाद ना तो जायज होती है और ना ही नाजायज। वो सिर्फ औलाद के नाम पर कलंक होती है। तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नहीं पता, लेकिन मेरे बाप ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसके नाम पर कोई कलंक लगे। बोलते हुए रुद्राक्ष की आंखों में बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। अग्रिम चिल्लाकर बोला, कलंक नहीं हूँ मैं, और ना ही तुम्हारा बाप इतना शरीफ है। मैंने सिर्फ उसे उसकी कर्मों की सज़ा दी। उसने मेरी माँ के साथ गंदा खेल खेला और मैंने बस उसे उस खेल की सज़ा दी। अग्रिम अभी बोल ही रहा था कि रुद्राक्ष ने उसके गिरे बांध से पकड़ लिया और बोला, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो सब इसलिए था क्योंकि तुमने मेरी लिटिल गर्ल्स को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब हिसाब अलग होगा। बोलकर उसने उसके मुंह पर एक पंच चढ़ दिया। अग्रिम की जोरदार चीख निकली और उसके नाक से खून बहने लगा। रुद्राक्ष गुस्से से कांपते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों पर सवाल उठाने का, तो अब थोड़ी सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलते उसने अग्रिम को दूर झटक दिया। अग्रिम अभी भी गुस्से से कांपता हुआ उसे ही देख रहा था। रुद्राक्ष ने हल्का सा इशारा किया और थोड़ी ही दूर पर खड़ा अतुल्य उसके पास आया। अतुल्य लगभग तब से ही वहाँ पर था जब से रुद्राक्ष वहाँ पर आया था, लेकिन अभी तक किसी की नज़र उस पर नहीं गई थी। खुद नैना भी उसे वहाँ पर देखकर हैरान थी।
अतुल्य के हाथ में एक एनवलप था जो उसने रुद्राज को दे दिया था। रुद्राज ने उस एनवलप को लिया और अग्रिम की तरफ बढ़ाया। अग्रिम ने गुस्से से उस एल्बम को अपने हाथ में लिया और उसे खोल कर देखने लगा। उसमें कुछ तस्वीरें थीं। उसने उन तस्वीरों को निकाला और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उन तस्वीरों में उसकी माँ की ही फोटो थी जो अलग अलग आदमियों के साथ थी। अग्रिम की माँ पेशे से एक बार डांसर थी, लेकिन शायद इस पैसे से जितना पैसा आता था उसके लिए काफ़ी नहीं था। डांस के अलावा उसने बार में कुछ और काम करने भी शुरू कर दिए थे, जिनमें वहाँ पर आने वाले मेहमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट और उसके साथ रात बिताना शामिल था। हर रोज एक नया आदमी अग्रिम की माँ सुनैना के साथ रात बिताता और सुनैना को मुँह मांगी रकम मिलती, क्योंकि दिखने में सुनैना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन अमन सिंघानिया, जो अपने किसी दोस्त के साथ उस बार में गए थे, हालांकि उन्हें ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो दोस्त उनका काफ़ी खास था और ज़बरदस्ती उन्हें उसे बार में लेकर गया था। वहाँ पर शराब के नशे में होने के कारण उन्हें तो पता ही नहीं चला कब सुनैना उनके पास आई और उन्हें अपने कमरे में ले गई। भले ही अमन सिंघानिया ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो सुनैना के करीब नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो मानवी जी से बहुत प्यार करते थे। उनके लिए मानवी जी से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं था। और कुछ वक्त पहले ही मानवी जी ने रुद्राज को जन्म दिया था, जिससे अमन मानवी जी से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उन्होंने सुनैना के ऑफर को ठुकरा दिया और उन्हें शराब के नशे में बुरा भला छोड़कर उस बात से बाहर आ गए। लेकिन सुनैना को इस बात पर इतनी इंसल्ट महसूस हुई कि आज तक किसी ने भी मर्द ने उसे ठुकराया नहीं था। तो अमन सिंघानिया, जो कि मुंबई के टॉप बिजनेस में से एक था, उनका उसकी इंसल्ट करना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके दिमाग में अमन सिंघानिया को पाने की सनक जाग गई। एक तरफ उसका पेशा जारी था तो दूसरी तरफ उसके दिमाग में अमन सिंघानिया को पाने की सनक भी बढ़ रही थी। तभी उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मीडिया में अमन सिंघानिया पर उसके बच्चे के बाप होने का आरोप लगा दिया। ऐसे आरोप सुनकर मानवी जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और उनका अमन जी पर विश्वास डगमगा गया। सुनैना जी ने मीडिया से ये साबित कर दिया कि अमन सिंघानिया उसके बार में आए थे, जहां से वो लोग प्राइवेट रूम में गए और दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बने, क्योंकि उन्होंने बार की फुटेज लीक कर दी थी। ऐसे में मानवी जी ने अमन सिंघानिया को और भी गलत समझ लिया और उन पर विश्वास नहीं किया। अमन जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मानवी जी की आंखों में अपने लिए शक उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में वो सुनैना जी के पास गए और उन्हें उसे और भी ज़्यादा बुरा भला कहा। सुनैना जी ने उन्हें चैलेंज कर दिया था कि अब वो किसी भी कीमत पर उन्हें पाकर रहेगी। धीरे धीरे बात खींचती चली गई और खबरें ठंडी पड़ने लगी, लेकिन अमन जी और मानवी जी के बीच जो दूरियां आ गई थीं,
उनका कोई हल नहीं था। वो दूरियां लगातार बढ़ती ही गईं। वहीं दूसरी तरफ सुनैना कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अमन जी उसका पागलपन बन चुके थे। अग्रिम जब पैदा हुआ तो सुनैना उसे लेकर सिंघानिया पैलेस आई, लेकिन अमन जी सब जानते थे और उन्होंने सुनैना को कभी नहीं अपनाया और ना ही कभी सुनैना ने ये प्रूव कर पाई कि अग्रिम अमन का ही बेटा है। ऐसे में उसे सिंघानिया मेंशन से निकलना पड़ा, जिसकी वजह से उसका पागलपन और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने अग्रिम को शुरू से ही ये बात सिखाई कि सिंघानिया का सब कुछ उसका है और अमन सिंघानिया उसका बाप है। शुरू से ही अग्रिम अमन को नफरत करता रहा और जब वो बड़ा हुआ तो उसने ठान लिया कि वो अमन सिंघानिया को उसके कर्मों की सज़ा देगा, जिसके लिए उसने अमन सिंघानिया का एक्सीडेंट करवाया था। और उस दिन बदकिस्मती से वो एक्सीडेंट जो 2 कारों का हुआ था, उसमें दोनों ही कारों में वो लोग थे जो रुद्राज की ज़िंदगी से जुड़े थे और उसकी ज़िंदगी में आने वाले थे। एक तरफ अमन सिंघानिया था तो दूसरी तरफ मीना जी, आंसू और नैना। दोनों ही गाड़ियां खाई में गिरी थीं। आंसू मीना जी और अमन सिंघानिया को सबने मरा हुआ समझा, जबकि तीनों ही जिंदा थे और जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। रुद्राज के लिए उस वक्त सबको संभालना बहुत मुश्किल था और इस वक्त के दौरान उसे मीना जी के सामान में नैना की तस्वीर मिली और उस तस्वीर को देखते ही नैना रुद्राज की आंखों में बस चुकी थी। हालांकि उस वक्त रुद्राज ने सिर्फ नैना की तस्वीर देखी थी, क्योंकि नैना को मीना जी ने गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया था। इसलिए नैना अभिमान शर्मा के पास वापस जा चुकी थी और खाई में गिरी गाड़ियों से 3 जख्मी हालत लोगों के मिलने पर रुद्राज ने पुलिस वालों को चुप करा दिया था और उनका इलाज इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस में करवाया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। अग्रिम ने अपने हाथों में पकड़ी हुई तस्वीरों को नीचे फेंक दिया और बोला, मैं नहीं मानता इन सब तस्वीरों को, ये सब झूठी हैं और आज के दौर में इन सब तस्वीरों को कोई भी 1 मिनट में बनवा सकता है। रुद्राज जानता था ऐसा ही होगा। वो हल्का सा हंसा और फिर अग्रिम की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मत करो यकीन इन तस्वीरों का, लेकिन अगर जिसे तुम अपना बाप मानते हो वो ही प्रूव कर दे कि वो तुम्हारा बाप नहीं है तो। उसकी बात सुनकर अग्रिम के होश उड़ गए। वहीं नैना की तो समझ से सब कुछ बाहर जा रहा था। वो बस रुद्राज और अग्रिम को ही देखे जा रही थी। तभी रुद्राज ने अतुल्य को इशारा किया और अतुल कुछ ही दूर पर खड़ी गाड़ी के पास गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी से एक शख्स बाहर आया। सब हैरानी से उस गाड़ी और शख्स की तरफ देख रहे थे। तभी रुद्राज ने नैना की तरफ देखा और बोला, लिटिल गर्ल। आवाज़ सुनकर नैना ने भी झट से रुद्राज की तरफ देखा। रुद्राज ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके पास आते ही रुद्राज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर धीरे से उसके कान में बोला, शी इज़ योर फादर इन लॉ। उसकी बात सुनकर नैना की आंखें बड़ी हो